किसान साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत एवं आकाशवाणी रामपुर के सहयोग से नियमित रूप से कृषि पाठशाला का प्रसारण किया जा रहा है। इस क्रम में आज हमारा विषय है तिलहनी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान अपने खेतों पर इस समय तिलहनी फसलें कर रहे हैं, जिनमें सरसों है, तोरिया है, ये मुख्य है। क्या क्या काम इस समय उसमें होने हैं और विशेष रूप से कीट एवं रोग प्रबंधन पर हम चर्चा करेंगे। जी, तो इस समय जैसे कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में लाही और सरसों दोनों मुख्य फसलें खड़ी हुई हैं। लाही जिसे तोरिया कहते हैं, जो थोड़े कम समय में होती है और फरवरी या मार्च तक पक जाती है, और दूसरी सरसों है जो लंबे समय की होती है और गेहूं के साथ ही पकती है। तो इन फसलों में इस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है, लगभग जब 25 से 30 दिन की आपकी फसल हो गई है, इन दिनों ज़्यादातर की हो गई होगी या कुछ की होने वाली है, तो सबसे पहला काम उसमें करना है सिंचाई। और सिंचाई के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि कई बार जैसे लोग फेंक के सरसों बो देते हैं या सही से सीड ड्रिल से नहीं बोते, तो इस वजह से कई बार कुछ पौधे जो है वो घने हो जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें किसान भाई कि पानी से पहले ही उसमें विरलीकरण जरूर कर दें कि जहाँ लग रहा है कि पौधों की संख्या ज़्यादा घनी हो गई है, जितने होने चाहिए उसकी अपेक्षा ज़्यादा हैं, तो उन्हें निकाल के ऐसा कर दें कि एक पौधे के लिए पर्याप्त स्थान हो, जिससे कि वो अपनी बढ़वार कर सके और अच्छे से पैदावार देने में सहायक हो सके। हाँ, उसके बाद फिर पहला काम जो करना है वो सिंचाई है। और सिंचाई आपको जरूर ये ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्की सिंचाई करनी है। कई बार कुछ खेत ऊंचे नीचे होते हैं या नहर के पास होते हैं, या कभी ये होता है कि पड़ोसी ने लगाया तो हमारे खेत में भी लग गया, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सरसों बहुत कम पानी चाहने वाली फसल है, इसलिए हमें इसमें बहुत हल्का पानी लगाना है। हाँ, और पानी लगाने के बाद जब खेत ये तैयार हो जाता है, जब ओट आ जाता है, ओना आना जिसे कहते हैं, तब उसमें आपको यूरिया जो है उसका छिड़काव करना है। यूरिया का छिड़काव करते समय एक बात का और ध्यान दें किसान भाई कि अगर उन्होंने इसकी बुआई के समय यदि सिंगल सुपर फास्फेट जिस खाद का प्रयोग नहीं किया है या सल्फर का अलग से प्रयोग नहीं किया है, अगर एनपीके वगैरह किया है, तो वो पहली बार जो यूरिया डालें उसके साथ इसमें सल्फर आवश्यक रूप से डाल दें, क्योंकि ये तेल वाली फसलें हैं और इन्हें सल्फर की आवश्यकता होती है। सल्फर अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में लगा रहता है तो उससे इसकी अच्छी पैदावार होती है और तेल की मात्रा भी बढ़ती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इस समय क्या क्या काम करने हैं सरसों और तोरिया में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जो नुकसान होता है तिलहनी फसलों को वो कीटों की द्वारा, बीमारियों के द्वारा होती है। जब ये समस्या हो जाती है खेतों पर, तब तो हमारे किसान दवाइयाँ ला करके स्प्रे करके उनसे निजात पाने की कोशिश करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन फसलों में बीमारियाँ और कीड़े मकोड़े कम से कम लगे, शुरुआती दौर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये समस्या कम आए। जी, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो चाहे कोई भी जीव हो, चाहे फसल हो, चाहे हमारे जानवर हो या हम स्वयं को जितना मजबूत रखेंगे, जितना हम मजबूत रहेंगे उतना ही हमें बीमारियां कम लगेंगी। तो मजबूत रखने के लिए हमें सही से उसमें पानी और खाद का ध्यान रखना है। यदि फसल में कोई कमी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने नीचे सल्फर नहीं डाला है तो सल्फर डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, तो हमारी पौधे जो है मजबूत रहेंगे और उनकी जो शक्ति रोगों को सहन करने की है वो बनी रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, सल्फर जरूर डालना है। इसके साथ साथ एक काम और करना है कि जब करीब हमारी 35 दिन की फसल हो जाए तो एक एनपीके जो घोल बना के स्प्रे करने वाला आजकल पाउडर आता है, तो ये एनपीके 19-19-19 का 1 किलो पाउडर 200 लीटर पानी में घोल बना के कर देंगे हम स्प्रे। तो इससे भी पौधों की जो है शक्ति मजबूत होगी और वो रोगों को सहन करने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। इसके बाद फिर बात करते हैं कि जो रोग और कीट इस समय लग सकते हैं। हाँ, तो शुरुआती दौर में जब भी हम बुआई करते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब पत्तियां निकलती हैं तो सबसे पहले उसमें दिखाई पड़ता है कि पत्तियों में छेद होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है और इसके लिए क्या करें? जी, कीड़े इसकी पत्तियों में छेद कर देते हैं। ये होते हैं सरसों की आरा मक्खी, इसे कहते हैं। और इसके जो लार्वा होते हैं ये छोटे छोटे सुंडी जैसे होते हैं, दिखाई देते हैं और बड़ी तेजी से खेत को खाते हैं। और कई बार दूर से देखने में ऐसा लगता है खेत जैसे किसी जानवरों द्वारा चर लिया गया हो, अगर इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो। तो जैसे कि अगर शुरुआत में अभी किसी के यहाँ ये लगे नहीं है तो एक इसका रोकथाम वाला उपाय हम कर सकते हैं कि ये हमारे यहाँ लगे ही ना। उसका उपाय है कि आप एक नीम का तेल आता है, नीम का तेल अगर 750 ml 200 लीटर पानी में
में घोल बना के 1 एकड़ में स्प्रे कर देंगे तो जिन खेतों में भी नीम का तेल का स्प्रे होगा वहाँ ये आरा मक्खी आएंगी ही नहीं, या आएंगी भी तो खाएंगी नहीं। अच्छा। लेकिन ये जो है, ये जैसे मैंने बताया, ये रोकथाम वाला उपाय है। अगर एक बार लग गया कीट, उसके बाद अगर हम नीम करेंगे तब नहीं मरेगा। तो अगर लग गया है और आप पहले नहीं कर पाए थे तो उसके लिए फिर एक दवा आती है लैम्डा साइहेलोथ्रिन। अच्छा। ये लैम्डा साइहेलोथ्रिन आपको 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से घोल बना के स्प्रे कर देनी है। तो कहीं भी आरा मक्खी के जो ये कीट लगे होंगे जो उसकी पत्ती खा रहे हैं, ये सब मर जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कीड़े लगते हैं? जी हाँ, उसके बाद अब इसके बाद टाइम आता है कुछ बीमारियों का जो हमारी सरसों की लाही की फसल में लगती हैं। जैसे एक तो होती है उसकी पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी लासिता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस पर आटा जैसा छिड़क दिया हो। ये एक फफूंदी जनित रोग है, फफूंदी से होता है। तो अगर ये कहीं थोड़ा बहुत लगा है, थोड़ा बहुत मतलब क्योंकि आजकल हम बहुत बात करते हैं कि हमें बहुत अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो लगभग जितने भी कीड़े और बीमारी सरसों में लगते हैं, यदि आपको दिख रहा है कि वो 5% से कम है, यानी ऐसा लगता है कि हर 100 पौधे में से 5 पौधे पर अभी नहीं लगा है, तो हमको कोई खतरनाक रासायनिक दवा उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रकोप 5% से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे तब हमें उसमें उसका उपाय करना चाहिए। तो अगर ये चूर्णी लासिता या पाउडरी मिल्ड्यू लग रहा है और लग रहा है कि 5% से ऊपर हो गया, तो फिर इसके लिए हमें एक दवा आती है सल्फर 80WP के नाम से, 80% वाली। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर या 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 से लेकर 250 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देंगे तो ये पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी लासिता जो है ये दूर हो जाएगी। दूसरी एक बीमारी होती है डाउनी मिल्ड्यू। उसमें क्या होता है कि पत्तियों के पिछली तरफ जो उनकी पिछली वाली सतह होती है उस पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं और वो बड़े होते जाते हैं और ऊपर की तरफ उन धब्बों के सामने हमें पीलापन सा दिखाई देता है। तो अगर ये बीमारी कहीं लग रही है, और इसके साथ साथ एक और बीमारी लगती है, वो होती है झुलसा रोग या ब्लाइट उसे कहते हैं। उसमें पत्तियां कोनों की तरफ से काली सी पड़ के झुलसने जैसी लगती हैं। अच्छा। तो अगर ये झुलस रोग हो या डाउनी मिल्ड्यू रोग हो तो दोनों के लिए फिर एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। बाजार में ये मिली मिलाई मिलती हैं। अच्छा। ये किसान भाइयों को 250 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देना चाहिए। ये अभी दिसंबर से लेकर जनवरी तक इन बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। तो अगर ये अभी उपाय इससे करेंगे तो इससे फसल बच जाएगी। सबसे बड़ी समस्या इन फसलों में माहू से लगती है और वो मौसम में बस चलने वाला है, माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। यहाँ तक कि माहू तिलहनी फसलों के अलावा गेहूं या दूसरी फसलों पर भी प्रभावित करता है। ये कैसे पैदा हो जाता है और कुछ लोगों के खेत में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, और इसको बचाव और इसका कंट्रोल कैसे करें? जी, उसके बाद माहू एक सबसे खतरनाक कीड़ा है। जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ लाही सरसों का ही नहीं सभी फसलों का, इसलिए हम इसे बहुभक्षी कीट भी कहते हैं। ये जो भी रबी सीजन की फसलें होती हैं सबको खाता है और इसका प्रकोप जनवरी लास्ट में जाकर शुरुआत होगी और फरवरी मार्च तक ये हमारे खेतों में बना रहता है। क्योंकि ये रस चूसने वाला कीट है और ये उन फसलों रस चूसता है या उन फसलों पर ज़्यादा प्रकोप करता है जिनमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा डली हो। इसलिए हम बार बार कई बार जब आपने सुना होगा हम बात करते हैं कि भाई अगर कीड़े और बीमारी सबकी फसलों को बचाना है तो यूरिया जितना बताया जाए उतनी मात्रा में ही प्रयोग करें। कई बार लोग समझते हैं कि हमारी फसल थोड़ी सी भी पीला पड़ रही है तो हम थोड़ा और यूरिया डाल देते हैं। तो ज़्यादा यूरिया डालने से फसल ज़्यादा कमज़ोर मतलब ऐसी हो जाती है कि उसमें बहुत सारा रस चूसक कीट उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है यूरिया ज़्यादा नहीं डालना। उसके लिए एक पीला चिपचिपा ट्रैप अपने खेतों में लगा सकते हैं। एक सिंपल डिब्बा लें, उसके ऊपर पीले रंग का पेंट करें और पेंट के ऊपर थोड़ा सा तेल या कोई ग्रीस वगैरह उसके चारों तरफ लगा दें डिब्बे के, और एक डंडे के ऊपर करके उसे फसल के बीच में टांग दें। तो जब उस डिब्बे के ऊपर हमें दिखने लगे कि करीब रोज की 10-15 माहू उस पर आके चिपक रहे हैं, क्योंकि माहू पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं और ये आके उस पर चिपक जाते हैं, तो हमें ये एक अलर्ट मान लेना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में अब माहू का आगमन हो चुका है। तो माहू के लिए भी जैसे मैंने पहले बताया था कि सुंडी के लिए, उसी प्रकार माहू के लिए भी अगर एक हम नीम का तेल का स्प्रे पहले से करके रखेंगे तो ये हमारे खेतों में माहू नहीं लगेंगे। दूसरा, फिर अगर माहू मान लिया ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे मैंने कहा 5% से ऊपर जा रहे हैं, तो हमें कुछ सोचना होगा रसायनों के बारे में। उससे पहले हम या तो नीम का तेल का स्प्रे करें या खेत में ये ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में परभक्षी कीट घूम रहे हों। जैसे एक लेडी बर्ड बीटिल, इंद्रग्रोव भंग कहते हैं इसे हिंदी में, लाल रंग का छोटा कीड़ा होता है जिसके ऊपर 7 काले धब्बे होते हैं और ये उड़ता है हमारे खेतों में। ये बड़े
तेजी से माहू को खाता है। तो अगर आपके खेतों में कहीं माहू है और उसके साथ साथ आपको ये भी लेडी बर्ड बीटल या इंद्रग्रोव भंग दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं इसे खा के खत्म कर देते हैं। अच्छा। तो ये सब उपाय करके हमें उसे 5% से नीचे रखने का प्रयास करना है। लेकिन 5% से यदि ऊपर होगा तो फिर हमें दवाई का स्प्रे करना होगा। उसके लिए 2 दवाइयाँ हैं, या तो इमिडाक्लोप्रिड जो हमारी 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ स्प्रे होगी, या दूसरी दवा है थायामेथोक्सोम, ये 100 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे होगी। इसे आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बना के जहाँ माहू का अधिक प्रकोप हो रहा है वहाँ पे स्प्रे कर देना है। एक इसमें और बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि माहू जिन दिनों हमारी फसलों में लगता है, मतलब जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी में, उन दिनों क्योंकि फसल फूल की अवस्था में होती है, तो बहुत ज़्यादा भ्रमण हमारे क्षेत्र में मधुमक्खियों का हो रहा होता है। तो जैसे कि किसान भाई जानते हैं, मधुमक्खी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और लाभदायक कीट है। ये हमारे जो शहद देती है उसके तो हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा देखना है कि ये परपरागण में सहायक है। अगर हमारे खेत में बल्लाही में पर्याप्त परपरागण नहीं होता है तो फिर हमारी फलियाँ कई बार खाली रह जाती हैं। तो इसलिए किसान भाई जब स्प्रे करें तो ये ध्यान रखें कि उस समय हमारे खेतों में ज़्यादा मधुमक्खियाँ ना हों। और कौन सी बीमारियां और कीड़े मकोड़े हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं? मैं समझता हूं जब फलियां बनना शुरू होती हैं तो फलियों में भी गिजार का प्रकोप हो जाता है। जी जी हाँ, उसे हम बोलते हैं सैनिक कीट। वो क्या करते हैं कि जब फलियां हमारी बनके तैयार हैं उस समय पत्तियां भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये पूरे झुंड में चलते हैं। सुंडियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, हेलिकोवर्पा, स्पोडोप्टेरा, 2-3 उसमें प्रजातियां हैं। तो ये पूरे सैनिक कीट इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि सैनिकों की तरह ये पूरे झुंड चलते हैं, एक खेत से दूसरे खेत नुकसान करते जाते हैं। तो अगर ये कहीं ज़्यादा हो जाए, वैसे तो कम है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और वही जैसे मैंने कहा, अगर नीम का तेल का एक हम उस टाइम भी स्प्रे कर देंगे जब सैनिक कीट के आने का समय है, तो भी ये उस खेत में नहीं आएंगे। लेकिन अत्यधिक संख्या में अगर हो जाते हैं तो उसके लिए एक तो दवा आती है इंडोक्साकार्ब, ये आप 200 मिलीलीटर प्रति एकड़, या दूसरी एक और अच्छी दवा है एमामेक्टिन बेंजोएट, ये 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देते हैं। तो फिर सैनिक कीट से भी हम अपनी फसलों का नुकसान बचा सकते हैं। और ये सैनिक कीट सरसों लाही के अलावा दूसरी फसलों में भी लगते हैं, तो वो भी ध्यान रखें, किसी और फसल में भी लग रहे हैं तो यही उपाय करके हम उनका नियंत्रण प्रभावी रूप से कर सकते हैं। जी, ये तो बात हुई डॉक्टर साहब, हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके इन कीट और रोगों से निजात पाने की कोशिश करते हैं, और बीच बीच आपने जैविक कीट नियंत्रण या जैविक बीमारियों के नियंत्रण के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है कि इसके अलावा भी कुछ जैविक कीट नियंत्रण कर सकते हैं किसी तरीके से? जी बिल्कुल। जैसे जो बीमारियां मैंने शुरुआत में बताई थी, जैसे बीमारियों में हमारी पाउडरी मिल्ड्यू हो या चूर्ण निलासिता हो या डाउनी मिल्ड्यू हो, अगर उनका हमें नियंत्रण करना है तो अगर जैसे वही बात है, जैविक अगर हमें जब भी करना है वो लगने से पहले करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लग गई तो फिर जैविक से रुकती नहीं है। तो उसके नियंत्रण के लिए एक तो दवा आती है ट्राइकोडर्मा, ये हमारी जैविक फफूंदी है, और इसे अगर हम 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के स्प्रे करते हैं तो ये रुकती हैं बीमारियां। दूसरी एक और दवा है, वो है स्यूडोमोनास, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि जैविक है, कोई जहर नहीं है। इसका भी 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के यदि हम स्प्रे करते हैं तो हमारे खेत में ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू और साथ साथ ब्लाइट जो झुलसा है उनका नियंत्रण हो सकता है। तो ये तो रही बीमारियों की बात। अब कीड़ों की बात। कीड़े जो हमारे सबसे जैसे खतरनाक हैं, जो रस चूसने वाले कीड़े माहू हैं, माहू के लिए जैसे मैंने बताया पहले नीम का तेल कर सकते हैं, या अगर थोड़ा बहुत लग भी जाए उसके बाद एक और हमारे पास फफूंदी है जिसका नाम है वर्टिसिलियम। ये वर्टिसिलियम अगर हम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बना लें और फिर इसका स्प्रे करें, तो अगर थोड़े बहुत माहू लगे भी हैं 2-4%, तो वो इससे नियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि ये इसे मार देती है और है भी जैविक। जी डॉक्टर साहब, जो भी उपाय आपने बताए हैं, चाहे रासायनिक दवाओं की बात हो चाहे जैविक कीट नियंत्रण की बात हो, किसान भाई जागरूक है इसके प्रति और इनका अपने खेतों में प्रयोग करते हैं? जी काफ़ी करते हैं। और हमारे जो कृषि विभाग के जितने कृषि रक्षा इकाइयाँ हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार अच्छा बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में। जी धन्यवाद।